यार देखो, हमने कल क्या डिस्कशन कर लिया था। हमने डिस्कशन किया था अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, कि अगर हम किसी भी चीज को हीट कर रहे हैं तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमारे पास कितने एक्सपेंशन आएंगे? 3। तीन टाइप के एक्सपेंशन आएंगे। एक आएगा लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज कराएंगे, और इसके लिए जो एक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू अल्फा होगी। हमने शायद से ये चीज डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में, राइट? यस सर। डन। फिर दूसरा होगा हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब इसमें ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा। पूरा एरिया एक्सपैंड, पूरा एरिया चेंज होगा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा। और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गामा। मेरे को एक बार फॉर्मूला याद दिला दो लीनियर एक्सपेंशन का, कि लीनियर एक्सपेंशन केस में क्या फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा का? सर L डैश इज इक्वल टू L ब्रैकेट में 1 प्लस A डेल्टा T। भाई वेरी गुड। हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला था डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से मैंने अल्फा का भी फॉर्मूला बता दिया था। अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना था, और दूसरा कि फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं, जो एक ही है बेसिकली, बस सिंप्लीफाई अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज किया है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़े आगे कंटिन्यू करें। यस सर। डन। चलो भाई। यार मैंने बोला था आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेसिकली पेंडुलम के टाइम पीरियड पे बेस्ड होगा। मैंने कहा था पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L/G। मतलब हमें पता है कि टाइम पीरियड रूट ऑफ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यार अगर मैं टेम्परेचर चेंज कराऊं, टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं सपोज, तो इस केस में लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कि भाई हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि हमारा जो टाइम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है तो मतलब एक तरीके से हमारी वॉच स्लो चल रही है, तो इधर टाइम का लॉस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो इस केस में पेंडुलम की जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी, और हमारा टाइम कम लगेगा अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो इस केस में हमारे पास टाइम का क्या होगा? टाइम का गेन होगा। चलो, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक आयरन पेंडुलम क्लॉक है, और ये आयरन पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम शो कर रही है। शोज करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। शोज करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर करेक्ट टाइम शो कर रही है, तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज कराऊंगा तो डेफिनेटली हमारा टाइम अब गलत शो होगा। नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। भाई टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन इन अ डे, कि एक पूरे दिन के अंदर ये कितना टाइम लूज या गेन करेगा। हमें पता है लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। पहले चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। चलो डन। सबसे पहले तो देख के ये बता दो कि टाइम लॉस होगा या गेन होगा। लॉस। भाई वेरी गुड। टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज होगी, तो हमारे पास टाइम का लॉस होगा। अब देखो इसका है ना प्रॉपर एक मेथड है कि कैसे सॉल्व करोगे। कि भाई हम लिखेंगे टेम्परेचर मतलब टाइम एट 40 डिग्री सेल्सियस। टाइम एट 40 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या लिखूंगा मैं? कि यार हमारा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा? टेम्परेचर चेंज में 0 डिग्री सेल्सियस से लूंगा, तो टेम्परेचर चेंज क्या मैं कह सकता हूं कि 40 डिग्री सेल्सियस का हो गया। यस सर। भाई मेरे ख्याल से सबको ये स्टेप समझ में नहीं आया है। देखो, ऐसा करो, इसको हटाओ। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं कि लेंथ हमारी न्यू लेंथ कितनी होगी? सो लेंथ एट 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर।
तो अगर यहाँ पे मैंने लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस का लिया है, तो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाऊं तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आएगा? 40 का आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा। अब टेम्परेचर चेंज कितना लिखूंगा? 20. 20। वेरी गुड। तो यार मुझे पता है टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ एल पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एल पे डिपेंड कर रहा है, तो T40 क्या होगा? जो आपने ये इक्वेशन 1 लिखी है, बस इसी इक्वेशन 1 को लिख दो, लेकिन ये सारे टर्म्स किस में जाएंगे? ये सारे टर्म्स पावर में जाएंगे, स्क्वायर रूट में जाएंगे हाफ। सिमिलरली डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को T20 से। T20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा L0 1 प्लस अल्फा 20, और ये फिर से पूरी इक्वेशन किस में जाएगी? स्क्वायर रूट हाफ में। चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर है? Yes, sir. डन। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाना है, और L0 कट हो जाएगा क्योंकि दोनों में L0 सेम आ रहा है। इसलिए हम हमेशा बेस टेम्परेचर कितना लेते हैं? इसलिए हम यूजली रेफरेंस टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, यहाँ पे लिख लो कि हम यूजली रेफरेंस टेम्परेचर कितना लेते हैं? रेफरेंस टेम्परेचर हम यूजली 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ओ सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी T40/T20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 40 अल्फा टू द पावर हाफ इंटू 1 प्लस 20 अल्फा टू द पावर माइनस हाफ। अब मुझे बस एक बार बता दो, आपको ये स्टेप बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, आपको ये स्टेप याद है? 1 प्लस x टू द पावर n, इसको एक्सपैंड करूंगा तो कितना बनेगा ये? 1 प्लस x टू द पावर n को कैसे क्या लिखेंगे सिंप्लीफाई करके? नहीं याद? यार याद रखो, अगर हमारा x बहुत छोटा है 1 से, तो इस केस में हमारा सिंपली 1 प्लस nx हो जाता है, मतलब पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। बस ये चीज याद रखना। आई रिपीट, क्या करना है? 1 प्लस x टू द पावर n। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो हमारे पास डायरेक्टली पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू चेक करो, क्या ये टर्म मेरा 1 से बहुत छोटा है या बड़ा है? तो अल्फा की वैल्यू कितने पावर्स में गिवन है? 10 टू द पावर -5। तो ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में छोटी है या बड़ी है? भैया 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो इसलिए इधर भी ये हाफ क्या होगा? मल्टीप्लाई। इधर भी ये माइनस हाफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। चेक करो यहां तक का स्टेप भी क्लियर है या नहीं? Yes, sir. डन। Yes. तो देखो ये सब मेथड अब लॉन्ग मेथड हो जाएगा जो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम ये सब लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। एक्चुअल स्टेप्स तो यही है, लेकिन हम डायरेक्टली अपना शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे। और शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो, ये आप डायरेक्टली अब यही लिखोगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है एक पूरे दिन में, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी। अब इसमें देख लो, ये डेल्टा थीटा कैपिटल टी ये सब चीजें क्या है? भैया ये अल्फा तो आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस, कि मैंने टेम्परेचर का कितना डिफरेंस कराया है। और ये कैपिटल टी क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ डे है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ डे। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। क्वेश्चन में देख के बताओ मैंने टेम्परेचर कितने फैक्टर से चेंज किया है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है? भाई देखो मैंने 20 से 40 पे ले गया तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया? 20. 20। वेरी गुड। इनटू टाइम, एक दिन में टोटल कितना टाइम होता है सेकंड्स में बताओ? भाई एक दिन में 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। भैया समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. डन। Yes, sir. अगर आपको याद हो तो सीधे सीधे याद रख लेना कि 1 डे के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो ये वैल्यू 86,400 आएगी। जैसे आपको पता है 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। तो बस इसी को मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। तो यार इस वैल्यू को सॉल्व करो और मेरे को बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो सॉल्व करो इस वैल्यू को और मेरे को बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आपका फाइनल आंसर होगा।
दीक्षा वेरी गुड। दीक्षा भी कैलकुलेटर यूज किया था? नो सर। क्या बात है, लेकिन तब भी आंसर बड़ा फास्ट आ गया, या पहले कर रखा है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो भाई सब लोग कैलकुलेट करो और इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। चेक करो, सबका आंसर आना चाहिए 10.3 सेकेंड्स। क्या सबको स्टेप्स वगैरह सब कुछ समझ में आ गए हैं? एक बार चेक कर लो, डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। भैया डन? Yes, यस sir. सर। चलो डन। तो आ जाओ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार मुझे पता है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करा रहा हूं तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वॉल्यूम पे? हमें पता है फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी होगा बेस, इनटू 1 प्लस गामा और टेम्परेचर डिफरेंस। यार अब बार बार टेम्परेचर डिफरेंस हम टी से नहीं लिखेंगे, अब हम टेम्परेचर डिफरेंस है ना कोशिश करेंगे थीटा से लिखने की। क्यों? क्योंकि यार टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और अगर मैं टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से डिनोट करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ या टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। तो भैया हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग फाइनल वॉल्यूम होगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यार अब मास के बारे में बात करो। क्या मास हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या मास कांस्टेंट रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा. वेरी गुड। कांस्टेंट। भैया मास हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मास कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं फाइनल मास डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल मास, मास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो हमें वी डैश का फॉर्मूला पता है, वी डैश का फॉर्मूला वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब यार इधर पावर 1 है, इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा टू द पावर -1। और मैंने तुम्हें अभी बताया ये -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आएगी फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 - गामा डेल्टा थीटा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? भाई नहीं समझ में आया, रिपीट। मैंने कहा हमें पता है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम होगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस मैंने मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कर दिया, मास बाय फाइनल वॉल्यूम, मास बाय इनिशियल वॉल्यूम, इस तरीके से कर दिया मैंने। तो मुझे पता है डेंसिटी बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। मैंने इसको एक्सपेंड क्या कर दिया, 1 + x⁻⁻n, तो ये बन जाएगा 1 - nx। तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस साइन आ गया बीच में। अब 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो फाइनल डेंसिटी है वो मेरी इनिशियल डेंसिटी से कम आएगी या ज्यादा आएगी? So कम. कम आएगी, क्योंकि 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें क्या पता चला, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, याद रखना डेंसिटी डिक्रीज होगी। और ये बहुत लॉजिकल चीज भी थी, क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे मतलब उनका गैप इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो टाइटली पैकिंग बॉन्डिंग थी वो लूज हो रही है, तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्योंकि जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा लूजली पैक्ड उतनी कम डेंसिटी, तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। भैया चेक कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? Yes, sir. अब यस इस सर। कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसा आएगा भैया, सोचने वाली बात ये भी है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ तो रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है। यार इसको अप्लाई करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो आओ जाओ थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वहां पे इसको अप्लाई करते हैं। यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि अगर ये मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और इसके अंदर सपोज मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया, और अब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको इमर्स करा रहा हूं इस लिक्विड में, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो रो नॉट,
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको ले लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मेरे को बताओ, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? सिंक। भाई वेरी गुड। जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा सिंक करता है। जैसे अगर मैं स्टोन को पानी में डाल दूं, स्टोन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो ये हमारा क्या करेगा? सिंक। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई तो क्या करेगा? ये फ्लोट। फ्लोट। और अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हुई फिर क्या करेगा? ये फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा, आधा मतलब पानी के अंदर आधा ऊपर। वेरी गुड, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जरूरी नहीं है आधा पानी के अंदर या आधा पानी के ऊपर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो भी पोजीशन पे होगा ये वहीं का वहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टोन बीच में है तो ये यहीं रहेगा, तो मतलब दोनों की डेंसिटी इक्वल हो गई है, तो ये अंदर भी हो सकता है। क्लियर है चीजें? यस सर। और यूजली याद रखना, जब भी दोनों की डेंसिटी इक्वल होती है तो आधा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर नहीं होता, ये फुल्ली इमर्ज्ड हो जाता है। फुल्ली इमर्ज्ड मतलब रहेगा पूरा पानी के अंदर ही, लेकिन बस फ्लोट करेगा, नीचे सिंक नहीं करेगा, बॉटम से नीचे टकराएगा नहीं। भैया सब लोग चेक करो पहले, ये चीजें क्लियर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की? यस सर। Done. यस सर। तो देखो इस क्वेश्चन पे अब कैसा बनेगा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन यार कुछ इस तरीके का है कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और ये एक लिक्विड लिया। ये हो गया हमारा लिक्विड और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहले क्या हो रहा था? पहले ये ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले ये ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट कर रहा है, बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा दूं फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, या इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा? क्या करने लग जाएगा ऑब्जेक्ट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे? सर फ्लोट। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों कर रहा होगा? अभी तो डिस्कशन हुआ कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट इसलिए कर रहा होगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी हमारे पास? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। आप शायद से कंफ्यूज हो गए हो, मैंने किसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है? मैंने लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूं तो मेरे को बताओ लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड की डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम थी और लिक्विड की ज्यादा थी, लेकिन अब लिक्विड की कम हो गई तो हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या करने लग जाएगा? उस केस में ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंक करने लग जाएगा। सब लोग चेक कर लो कि भैया ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर। यस Done. सर। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, ये तो अभी मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है। मोस्टली आपके थ्योरेटिकल ही आएगा, कॉन्सेप्चुअली आएगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अभी। कि भाई मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट कर रहा होगा, तो फ्लोट कर रहा होगा तो ऑब्वियस रीजन है कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से अप्लाई होगा यहाँ पे। सर टेम्परेचर हमेशा हमने लिक्विड के केस में लेना है, मतलब इंक्रीज होगा तो लिक्विड का मानना है। हाँ लिक्विड का मानना है, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे ओके सर। हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं इसको गर्म पानी में रख रहा हूं तो सॉलिड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज भी मेंशन कर दी जाएगी कि हम सॉलिड का कोई एक्सपेंशन कंसीडर नहीं कर रहे, हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सॉलिड के केस में चीजें एक्सपेंड बहुत कम होती है, आपको ये चीज तो पता ही होगी। जैसे अगर मैं एक क्यूब ले रहा हूं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका साइज नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डन सर। डन। तो एक काम करते हैं, अब यही सेम क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल वे में कर लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल वे में। तो भैया सब लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास एक स्फेयर है, जैसे मैंने पीछे लिया स्फेयर है, स्फेयर का डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसका मास हमें गिवन है, मास है 266.5 ग्राम्स। याद रखो शायद से कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन आप कर लोगे। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक लिक्विड में डाला और ये लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है। भाई इनिशियली इट इज फ्लोटिंग।
उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फ्लोट कब कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या कर दिया, हमने लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराया, हमने लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा के करा दिया है इंक्रीजेस टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि लिक्विड की डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी कितनी थी लिक्विड की, लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी है 1.527 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा इतने टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट सिंकिंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट सिंकिंग। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। पहले चेक करो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, स्टेप्स मैं समझा दूंगा आपको। सर आ गया है। ठीक है, तो बस एक फटाफट क्विक रिकॉल। मैंने कहा लिक्विड की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.527 है, मतलब ज्यादा है डेंसिटी थोड़ी सी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो स्फेयर है वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर रहा है सिंक करना। जस्ट स्टार्ट सिंकिंग का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट समझ लेना, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो गई है, सेम हो गई है, ज्यादा नहीं हुई है, सेम हो गई है। जस्ट स्टार्ट सिंकिंग का मतलब। तो मेरे को भैया क्या बताना है, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बताना है। चलो स्टेप, यार मेरे को लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी पता है, तो फाइनल डेंसिटी मेरे को पता चल गई ना, फाइनल डेंसिटी क्या होनी चाहिए लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो यहां देखो सोल्यूशन, मैं स्टेप्स बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप बाद में आराम से कर लेना, कैलकुलेशन ऐसा होमवर्क ही है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें कैलकुलेशन में। तो मैंने कहा यार इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1.527 जो क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी मुझे पता है कि ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी होगी, तो हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम करके। ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है कितना है, 266.5। अब मेरे को बताओ वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सर 4/3 πr³ भाई वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³। और अगर आप इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहो तो 4/3 πd³/8। ये यस किसके सर। टर्म्स में हो जाएगा, डायमीटर के टर्म्स में। तो वॉल्यूम लिख दोगे आप 4/3 π, डायमीटर आपको गिवन है 7, 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8। चेक करो भैया, यहां तक भी कोई डाउट, नो सर। डन। यार आपको लिक्विड की फाइनल डेंसिटी मिल गई, लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी मिल गई, तो आपको फाइनल फॉर्मूला पता ही है, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 1 प्लस गामा और चेंज इन टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर कितना चेंज करा रहा हूं भैया, 0 डिग्री सेल्सियस से 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये तो पता ही है, तो बस अननोन क्या फाइंड कर लोगे आप, गामा की वैल्यू फाइंड कर लोगे। भैया चेक कर लो, स्टेप सारे समझ में आ गए, यस सर। डन। बस स्टेप्स लिख के छोड़ दो, कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन आप बाद में आराम से चेक कर लोगे। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। भैया नेक्स्ट बढ़ चलें आगे। यस सर। डन। भैया नेक्स्ट चीज है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। मेरे को बताओ व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। nRT। वेरी गुड, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो यार अब हम क्या देखना चाहते हैं, टेम्परेचर चेंज करने पे आइडियल गैस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया मैंने, तो भैया पी कांस्टेंट एन आर कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट बन गया, तो कह सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर। तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब मेरी आइडियल गैस एक्सपैंड करेगी। तो भाई हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, और वॉल्यूम में चेंजेस कब आएंगे, जब मैं टेम्परेचर चेंज करा रहा हूं। और जैसे मैंने बोला था टेम्परेचर को मैं डेल्टा थीटा लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दो।
अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो P डेल्टा V बाय PV इज इक्वल्स टू NR डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भैया, NR थीटा। एन आर कट गया, पी कट गया। अब भैया मुझे बताओ डेल्टा V बाय V ये सब फॉर्मूला किसके बराबर हुआ करता था? जैसे ये देख लो, डेल्टा V बाय V डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1/थीटा। तो मेरे को बताओ ये चीज किसमें रिप्लेस हो जाएगी? नहीं याद, इधर आ जाओ भैया, याद नहीं है तो मेरे को बताओ अल्फा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा अभी यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। तो अगर मैं बीटा पूछता तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा ए बाय ए डेल्टा थीटा। सिमिलरली अगर मैं गामा का फॉर्मूला पूछता तो गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा वी डेल्टा वी बाय वी डेल्टा थीटा। तो यार इस फॉर्मूले को याद रखो। सिमिलरली इधर भैया मैंने लिखा है डेल्टा वी बाय वी डेल्टा थीटा, तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें आइडियल गैस के लिए क्या इंफॉर्मेशन पता चल गई? यार याद रखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आइडियल गैस के लिए, कि आइडियल गैस जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपैंड करेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर। वेयरएज रियल गैस में क्या होता? रियल गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट। बस ये थोड़ा सा और एक थ्योरेटिकल, हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा भाई। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यार अभी अभी हमने क्या डिस्कशन किया, इतनी देर से क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी क्या करेगी? डेंसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन हमने देखा वाटर एक एक्सेप्शनल केस है, वाटर अकेला एक एक्सेप्शनल केस है। जब हम वाटर का टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, मतलब इधर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो इधर क्या हो रहा होगा? भाई हमने देखा वाटर के केस में उल्टा हो रहा है। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हैं, तो इस केस में इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम है, याद रखना वॉल्यूम हमारा क्या करेगा? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस केस में डेंसिटी क्या कर जाएगी? हमारी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और याद रखो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। और कितनी होती है ये डेंसिटी, क्या किसी को पता है? भाई व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? है नहीं पता? 1 × 10⁻³ मतलब 1000 kg/m³, भाई याद हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज। यस सर। डन। फिर हमने देखा यार डेंसिटी मतलब 0 से 4 तक तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन फिर जब हमने इसको 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, तो हमने देखा अब चीजें उल्टे होने लग गई हैं कि भैया अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब वॉल्यूम क्या कर रहा है? अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और अब डेंसिटी क्या कर जाएगी वाटर की? अब डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो वाटर के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसलिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो यार हमें ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सपोज ये ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास कुछ ना कुछ डेंसिटी आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारी डेंसिटी क्या हो रही है? हमारी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। और उसके बाद फिर क्या फर्क पड़ रहा है? भैया डेंसिटी फिर से मैक्सिमम पहुंचने के बाद क्या कर रही है? डेंसिटी। और ये डेंसिटी मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे पहुंचेगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी। क्या ग्राफ क्लियर है ये डेंसिटी वर्सेस टाइम का?
भाई किसी ने कुछ Yes, नहीं sir. बोला, डन। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर है ना डेंसिटी पे नहीं आता, ज्यादातर वॉल्यूम पे आता है। तो वॉल्यूम का ग्राफ देखो, वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, इनिशियली वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मेरा, और वॉल्यूम मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और ये मिनिमम वैल्यू पे किस पे पहुंचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद फिर से हमारा वॉल्यूम क्या करने लगेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो मोस्टली बुक्स में आपका ये वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है, वॉल्यूम का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो चेक कर लो, ये हमने कहानी वाटर तक कर ली है। Done, sir. Done, sir. डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद फिर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलो भैया, आ जाओ क्वेश्चन पे। 1 मिनट दो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, चलो भाई लिखो क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड्स। भैया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड्स at 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टील एंड कॉपर रॉड्स at 0 डिग्री सेल्सियस, सच दैट, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप लिखो। सच दैट स्टील इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, such that steel is 5 centimeter longer than copper rod at all the temperatures, such that length of steel is 5 centimeter longer than copper at all temperatures, at all temperatures। भैया हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, हमें अल्फा वैल्यू फॉर कॉपर, कॉपर के लिए वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और हमें स्टील के लिए वैल्यू गिवन है, स्टील के लिए 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। मतलब चाहे टेम्परेचर दोनों का कुछ भी क्यों ना कर दूं, हमेशा स्टील 5 सेंटीमीटर लॉन्गर ही रहनी चाहिए कॉपर से। टली का लेंथ ऑफ स्टील, भाई बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। महक 1 मिनट, आपका आंसर 14 पॉइंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। मतलब भैया बच्चे हैं पूरे पूरे फॉर्म में, बहुत बढ़िया। सुहानी मैडम बिल्कुल सही।
डन भाई डन, सबके आंसर सही है। दीक्षा, स्नेहा डन, महगुलेरिया बिल्कुल सही। चलो, तो यार सबको स्टेप्स पता ही है कि अगर स्टील की लेंथ हमेशा 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो मतलब दोनों में जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरी स्टील की रॉड है और कोई दूसरी मेरी कॉपर रॉड है, अगर इनका डिफरेंस हमेशा 5 होना चाहिए तो इनका डिफरेंस हमेशा 5 तब आएगा जब दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा। जैसे टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करा रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी कॉपर रॉड एक्सपैंड करनी चाहिए उतनी ही स्टील रॉड भी एक्सपैंड करनी चाहिए। जब दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा तो हमेशा डिफरेंस सेम ही आएगा। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को क्या लिखना था कि डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर। तो बस यार आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखना था। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल का फॉर्मूला एल इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा। तो अल्फा फॉर स्टील इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। भैया डेल्टा टी कट गया, अल्फा ऑफ स्टील अल्फा ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ कॉपर की वैल्यू इस तरीके से आपकी निकल जाएगी। लेकिन लेंथ ऑफ स्टील को रिप्लेस करोगे, लेंथ ऑफ स्टील हमेशा कितनी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ कॉपर प्लस 5 इंटू अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर। प्लीज जरा सब लोग चेक करके बता दो, वैसे तो मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दे ही दिया था। सब लोग चेक करके बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। No, चलो, sir. बढ़िया। तो आ जाएं, बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस सर। चलो डन। अच्छा भैया इस पे, दैट इज बाय मेटालिक स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप। चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यार क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैंने ना दो स्ट्रिप्स ली हैं, मतलब दो रॉड्स लिए हैं बेसिकली, और ये दो रॉड्स अलग अलग मटेरियल की हैं। तो इन दोनों का जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होगा वो भी अलग अलग होगा, अल्फा 1 अल्फा 2। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कराया, तो जब हमने इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने की वजह से क्या हुआ है, ये दोनों की लेंथ इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क्स में चली गई है। भैया चेक करो पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने कहा मैंने बायोमेटालिक स्ट्रिप ली, मतलब दो अलग अलग मटेरियल की स्ट्रिप ली और दोनों को ज्वाइन कर रखा है, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कराया, तो मुझे पता है दोनों की लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। और बेंड हो रही है किस फॉर्म में, ये बेंड हो रही है एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में। और हमें ये कुछ डिस्टेंसेस गिवन होंगे, सपोज ये कुछ डिस्टेंस गिवन होगा ए, और ये वाला डिस्टेंस कुछ ना कुछ गिवन होगा बी। तो आप मेरे को बस इसमें ये बता दो, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे लीनियर एक्सपेंशन वगैरह, कोई भी चीज किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो यार इसमें बस एक याद रखना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या आप लोगों को एंगल का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल? भाई प्लीज। Arc upon radius. वेरी गुड, आर्क अपॉन रेडियस। तो यार इस केस में क्या होगा, मेरे दोनों रॉड्स के लिए एंगल सेम आ रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल अल्फा। लेकिन आर्क, आर्क का मतलब हो गया ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ हर दोनों रॉड की अलग अलग आएगी। तो आप लिख दोगे लेंथ ऑफ वन, ये फाइनल लेंथ है याद रखना, डिवाइडेड बाय रेडियस। ऊपर वाली के लिए रेडियस कितना हो जाएगा भैया, ऊपर वाली के लिए रेडियस बी हो जाएगा। सिमिलरली मैं नीचे वाली रॉड के लिए लिखूंगा, तो बताओ क्या फॉर्मूला लिखूं, ये Sir, एल L2 टू एफ डिवाइडेड बाय, इसके लिए रेडियस कितना है, A. ए। अब L1F, L1F आपको पता है ना कैसे लिखोगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर चेंज करा रहे हो। सिमिलरली भैया L2F के लिए क्या लिखोगे, L2F के लिए लिखोगे जो इसकी लेंथ होगी, इनिशियल लेंथ, एल नॉट 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय जो भी इसका रेडियस है, दैट इज ए।
चेक कर लो, आपको मेथड समझ में आ गया? मेथड समझ में आ गया तो फिर मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं। Yes, sir. चलो डन। तो भैया ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक मिनट दो, क्वेश्चन देखने दो, क्वेश्चन कहाँ गया। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने दो आइडेंटिकल स्ट्रिप्स ली हैं। आइडेंटिकल स्ट्रिप्स का मतलब कि भैया हमारे पास क्या है, दोनों की लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये हमने ले ली आइडेंटिकल स्ट्रिप्स। एक कॉपर की है और एक ब्रास की है। तो आपका जो मन करे आप वो ले लो। सपोज ऊपर वाली मैं कॉपर की ले रहा हूं और नीचे वाली मैं ब्रास की ले रहा हूं। भैया चेक करना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कोफिशिएंट अल्फा सी, इसका कोफिशिएंट अल्फा बी। हमने दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेके आए हम, डेल्टा टी। ये है टेम्परेचर डिफरेंस, कि हम दोनों रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी लेके आए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये रॉड क्या कर रही है, ये रॉड बेंड कर गई है इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। ये रॉड हमारी बेंड कर गई है इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आर गिवन है नीचे वाली रॉड का। ऊपर वाले के लिए आप जो मर्जी लेंथ अज्यूम कर लेना। सपोज जैसे इसको आप अज्यूम कर रहे हो डी, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डी हो जाएगा। चेक कर लिया, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. डन। तो आपको क्या बताना है, देन आर इज, ऑप्शन दे रखे हैं आर के लिए। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर टी। भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। थर्ड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीट गामा, मतलब इसके लिए मॉड लगा दिया, मतलब अल्फा सी ओ माइनस बी ओ कुछ भी हो चलेगा, मैंने मॉड लगा दिया है। और लास्ट ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी। चलो ट्राई टू सॉल्व। बस एक चीज जरूर बता देता हूं, ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट। चलो ट्राई करो अब। स्टेप्स मैंने आपको पीछे बता ही दिए थे, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ट्राई टू कैलकुलेट कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है ध्रुव, देखते हैं। वेरी गुड, सॉरी। ओके क्षितिज। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं, काफी लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड प्रशांत। डन। तो यार एक बार पहले तो मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, करेक्ट आंसर्स कौन से हैं इसमें। तो सब लोगों ने सेकंड ऑप्शन तो बोला ही बोला है, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और एक और ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दैट इज लास्ट वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी। तो चलो आओ कैलकुलेट करते हैं कैसे। भाई सबसे पहले मैं कॉपर रॉड के लिए लिख रहा हूं। तो कॉपर रॉड के लिए लिखूंगा फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी टी।
टेम्परेचर डिफरेंस जो गिवन है। लेकिन फाइनल लेंथ, तो यार अभी मैंने बताया एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और आपकी आर्क ही फाइनल लेंथ है बेसिकली, डिवाइडेड बाय रेडियस। मेरे को कॉपर के लिए रेडियस बताओ, कॉपर के लिए रेडियस कितना आ रहा है? सर R plus D। वेरी गुड, आर प्लस डी। तो इधर आप इसको लिख दोगे आर प्लस डी इंटू फाइव, मतलब मैंने बस आर की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। इस चीज को याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल एफ की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस डी फाइव। सिमिलरली अगर मैं यही चीज ब्रास के लिए लिखूं, तो ब्रास के लिए हो जाएगी आर इंटू फाइव इज इक्वल्स टू एल नॉट, क्योंकि पहले दोनों की लेंथ सेम थी, वन प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइव फाइव कट जाएगा। फाइव हमें क्वेश्चन में गिवन भी नहीं था, तो मैं यूज भी नहीं कर सकता। तो आर प्लस डी बाय आर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास एल नॉट कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस अल्फा सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वन प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा आर प्लस डी बाय आर इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू वन प्लस अल्फा बी डेल्टा टी टू दी पावर माइनस वन। तो यार आप एक चीज देखो, आपका डेल्टा टी और अल्फा दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, आर के इनवर्स वे में जा रहे हैं। आर डिनोमिनेटर में है तो वो दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो भैया चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि डेल्टा टी और अल्फा दोनों की ये कैसा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ। सब चेक कर लो, सबको क्लियर है या नहीं, या कुछ रिपीट करना है तो बताओ। डन सर। Done. तो देखो आप काफी हद तक सारे क्वेश्चंस कर ही पा रहे हो, चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल चैप्टर था। हाँ। बढ़ूं आगे? Yes. चलो, Yes, sir. बढ़िया। आ जाओ भैया, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक, दैट इज हीट ट्रांसफर। शायद से आज ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक हीट ट्रांसफर। कैलोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखो, कैलोमेट्री कह रहा है कि यार हमने ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूं, मतलब मैंने टेम्परेचर पूरे लिक्विड का कह लो या पूरे सिस्टम का कह लो, मैं इंक्रीज करा रहा हूं। तो मेरे को फाइंड करना है कि भैया लिक्विड का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा, लिक्विड का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज Increase. करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase. वेरी गुड। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू वन प्लस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। पहले चेक करो इक्वेशन वन में कोई डाउट? No sir. डन। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, लिक्विड एक्सपैंड करेगा, लेकिन भैया हमारा ये कंटेनर भी तो एक्सपैंड करेगा, क्योंकि कंटेनर भी तो वॉल्यूमेट्रिक एक सिलेंडर है, एक मतलब सॉलिड है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक्सपैंड करेगा। भले ही थोड़ा सा एक्सपैंड करे, लेकिन ये भी एक्सपैंड करेगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू वन प्लस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। प्लीज सब लोग चेक करके बता दो यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Done sir. डन। तो यार मेरे को आप एक चीज सोच के बताना अब, कि यार सपोज कंटेनर हमारा एक्सपैंड नहीं कर रहा होता, आई सपोज कि भैया कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर रहा होता, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए लिक्विड का, तो लिक्विड का लेवल राइज होगा या फॉल करेगा? Rise. भैया लोगों ने कॉन्फिडेंस से नहीं बोला, एक बार फिर से चेक करो जो मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला कि अज्यूम कर लो कि हमारा जो ये कंटेनर है वो एक्सपैंड नहीं कर रहा, मतलब कंटेनर का एक्सपेंशन निगलेक्ट कर दो। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूं तो लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लिक्विड का लेवल क्या कर जाएगा, भैया लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. डन।
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हमारा कंटेनर भी एक्सपैंड करता है। तो यार अगर लिक्विड का लेवल इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेनर भी एक्सपैंड कर रहा है, तो मेरे को लिक्विड का लेवल इंक्रीज दिखाई देगा या फॉल दिखाई देगा? सर फॉल। तो वो डिपेंड करेगा कि किसका एक्सपेंशन ज्यादा है। अगर लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ कंटेनर के एक्सपेंशन से, तो उस केस में मेरे को राइज ही दिखाई देगा। लेकिन अगर दोनों का एक्सपेंशन इक्वल हुआ तो मेरे को लिक्विड का लेवल बिल्कुल चेंज दिखाई नहीं देगा। और अगर कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ लिक्विड से, तो उस केस में भले ही लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी लेवल क्या करता हुआ दिखाई देगा मेरे को? फॉल डिक्रीज। डाउन ही करता दिखाई देगा। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है भैया, देख लेना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब गामा एल अगर लिक्विड का ज्यादा है गामा सी से, तो मतलब मेरे को लिक्विड का लेवल फॉल करता हुआ नहीं, सॉरी राइज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर दोनों का एक्सपेंशन इक्वल है, तो भैया लेवल सेम रहेगा, आपको लगेगा लेवल में कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं। और अगर लिक्विड का एक्सपेंशन कम है कंटेनर से, तो फिर आपको ये कैसा दिखाई देगा? फॉल। लेकिन ये सिर्फ देखने का नजरिया है, राइज फॉल सेम। टेम्परेचर चेंज करा है तो लिक्विड का वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमें राइज फॉल और सेम ये कंटेनर के एक्सपेंशन पे भी दिखाई पड़ेगा। तो लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी, इसको हम कहेंगे अपैरेंट एक्सपेंशन। भैया ध्यान देना, इसको हम क्या कहेंगे? अपैरेंट एक्सपेंशन। कि कंटेनर के एक्सपेंशन की वजह से भी हमें लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन कितना मिलेगा। तो डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वी इज वी एल माइनस वी सी, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुम्हें मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी इंटू वी नॉट। चेक करो ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। जहां पे वी नॉट किसका रखना है, याद रखना वी नॉट लिक्विड का रखना है, लिक्विड का, क्योंकि हम लिक्विड का अपेरेंट एक्सपेंशन देखना चाह रहे हैं, कंटेनर का नहीं। डन सर। डन। चलो, तो यार अब ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा हीट ट्रांसफर। आज उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप ये देख लो, स्टार्ट अगर टाइम है, वैसे सफिशिएंट टाइम है, कर भी देते हैं। आप मेरे को ये बताओ हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं? भाई चैप्टर मुश्किल से 2 ही क्लास का बचा है। हीट सर ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? सर हैं? 3। 3। कौन कौन से 3 तरीके हैं? सर कंडक्शन, हाँ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। भाई, वेरी गुड। हमारे पास 3 तरीके हैं भैया, एक होता है कंडक्शन, एक होता है हमारे पास कन्वेक्शन, और एक होता है हमारे पास थर्ड वाला, दैट इज रेडिएशन। कंडक्शन न्यूमेरिकल पार्ट है, रेडिएशन न्यूमेरिकल पार्ट है, वेरएस कन्वेक्शन हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हम कन्वेक्शन पे ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहे हैं। कन्वेक्शन भी एक तरीके से कह सकते हो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन किया हुआ है बस। तो हमें जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो बस मेरे को ये बताओ इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्शन कहाँ यूज करेंगे, कन्वेक्शन कहाँ यूज करेंगे, और रेडिएशन कहाँ यूज करेंगे? सर कंडक्शन सॉलिड्स के केस में। वेरी गुड। कन्वेक्शन सर लिक्विड्स। लिक्विड्स एंड गैस के केसेस में, बहुत बढ़िया। रेडिएशन? सर गैसेस, मतलब वेव्स जब। तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा। डिफरेंस देखो, कंडक्शन, कंडक्शन हम यूजुअली अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। और कंडक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर विद इन द सेम मीडियम, हीट ट्रांसफर विद इन द सेम मीडियम। जैसे एग्जाम्पल, यार मैंने कहा आपने ये सब देखा होगा, अगर मैं कोई एक मेटल रॉड ले रहा हूं, कंडक्टिंग रॉड ले रहा हूं मतलब, और मैं उसको इस एक एंड पॉइंट से हीट कर रहा हूं, अगर मैं उसको इस एंड पॉइंट से हीट कर रहा हूं, तो आपको पता है थोड़ी टाइम बाद हमारा ये दूसरा एंड बी भी मतलब गर्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने तो भैया हीट सप्लाई करी थी एंड ए को, लेकिन एंड बी अपने आप गर्म हो गया थोड़े टाइम बाद, ऐसा क्यों?
Sir, अरे due भाई, to conduction. तो यार होगा क्या, जब हमने हीट सप्लाई करी है तो जो एंड ए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे ज्यादा वायलेंटली। तो अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये अपनी वाइब्रेशन नेक्स्ट वाले को पास ऑन करेंगे। मतलब एक तरीके से वो डोमिनोज की तरह कर लो। डोमिनोर जो एक साथ वो स्लैब्स चिपके हुए होते हैं, आपने एक को हिट किया तो सारे अपने आप गिरते चले जाएंगे। तो इधर भी वही हो रहा है। आपने वाइब्रेशन एक को दी, इसने साथ वाले को पास ऑन करी, इसने साथ वाले को, उसने साथ वाले को, उसने साथ वाले को। तो इस तरीके से जो हमारी वाइब्रेशंस है मॉलिक्यूल की, वो ट्रांसफर होती जा रही है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कंडक्शन। क्योंकि ये चीजें सिर्फ सॉलिड्स में ही हो पाएगी, क्योंकि सॉलिड्स में ही हमारे मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अगर मैं एक को वाइब्रेट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिस्टर्ब होगा ही होगा। अगर एक को डिस्टर्ब किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिस्टर्ब होगा। तो कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होता है। और इधर हीट ट्रांसफर मैंने रॉड से किसी और मटेरियल में करी है या विद इन दी रॉड करी है मैंने हीट ट्रांसफर, इधर मैंने हीट ट्रांसफर विद इन दी रॉड करी है। तो इसलिए ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा कंडक्शन, इन विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विद इन दी सेम मीडियम। चेक कर लो, कंडक्शन बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. डन। इसके बाद आए कन्वेक्शन पे। भैया और यहां पे लिख देता हूं आगे कि भैया ये कंडक्शन होता क्यों है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। वेरस कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स के अंदर। ये अभी भी सेम मीडियम के अंदर ही हो रहा है, विद इन दी सेम मीडियम। लेकिन फ्लूइड्स के अंदर हमारी जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होती है वो यूजुअली फ्लो करती है ड्यू टू करंट्स। ड्यू टू करंट्स कैसे करती है, ड्यू टू करंट्स। भैया सब लोअर क्लास की बातें हैं, पढ़ रखी होंगी। कि यार अगर मैं ये एक कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर के अंदर मैंने सपोज पानी ले लिया और मैं इसको नीचे से गर्म कर रहा हूं, मतलब नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मेरा पानी हर जगह से इक्वली गर्म होगा या अलग अलग वेरिएशन आएंगे? सर अलग अलग। अलग अलग होगा। कैसे होता है समझो। यार इनिशियली जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे प्रेजेंट है, जो मतलब पानी की लेयर आपके पास नीचे है, वो क्या बन जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। अगर ये गर्म हो गई तो ये हो जाएगा मेरे पास हॉट लेयर। हॉट लेयर की डेंसिटी क्या कर जाएगी, हॉट लेयर की डेंसिटी इंक्रीज कर डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी Decrease. डिक्रीज होती है। तो जो ये हमारी हॉट लेयर है इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है तो लोअर डेंसिटी वाली चीजें हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती हैं, क्योंकि फ्लूइड की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करना। फ्लूइड्स को फ्लो ही तो कहते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो हमारी ये जो हॉट लेयर है ये क्या करेगी, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इसलिए ये ऊपर पहुंच जाएगी। और जो ऊपर वाली लेयर है वो कोल्ड है, ऊपर वाली लेयर कोल्ड है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो इसलिए ये हैवी हो जाएगी और हैवी होने की वजह से क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ऐसे है ना, एक एक करके लेयर की शिफ्टिंग चलती आती है, शफलिंग। कि ये हॉट लेयर ऊपर गई, कोल्ड लेयर नीचे आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर, इस तरीके से शफलिंग चलती रहेगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो इस लेयर्स को हम कहते हैं करंट्स। करंट्स। जैसे एक एग्जांपल इसका क्या है, आपको पता है हम एग्जॉस्ट फैन, जैसे किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं या घर में वेंटिलेशन दे रहे हैं, वो हमेशा हम टॉप पे क्यों देते हैं, वो हम नीचे क्यों नहीं दे सकते? आप समझ रहे हो मेरा एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. भाई जैसे ये मेरा रूम है, अगर मैं अपने रूम में वेंटिलेशन दूंगा, वेंटिलेशन का मतलब है एक विंडो होती है या एग्जॉस्ट होता है, तो ये विंडो हम हमेशा रूम के टॉप पे देते हैं। ऐसा क्यों? सर भैया क्योंकि हॉट एयर बिल्कुल, लेसन होगी तो फिर क्योंकि हॉट एयर, हॉट गैस ये हमारी लो डेंसिटी की हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली भैया बाहर ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये हमारी इस वेंटिलेशन से बाहर चली जाएगी। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर बॉक्स होता है उसको हम हमेशा टॉप पे क्यों बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर बॉक्स को फ्रिज के अंदर? सर क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो फिर
ज्यादा डेंस कोल्ड होती है एयर वो भारी नीचे होती है आएगी। तो वो पूरे फ्रिज में नीचे की तरफ गिरेगी और पूरे फ्रिज में वो कोल्ड एयर स्प्रेड कर जाएगी। अगर मैं यस रेफ्रिजरेटर बॉक्स नीचे दे दूंगा तो कोल्ड ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि वो हैवी है, तो उस केस में हमारी रेफ्रिजरेटर पूरे उसमें स्प्रेड नहीं होगी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके। भैया चेक कर लो कन्वेक्शन भी क्लियर है या नहीं। सर, एक बार रिपीट कर दो ये लेयर वाला। लेयर वाला रिपीट करना है, डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूं, सपोज ये एक पॉन्ड है, मतलब एक झील है। झील में आपके पास वाटर की अलग अलग लेयर बनेगी, अलग अलग लेयर। तो आप मेरे को बताओ ऊपर वाली लेयर गर्म होगी या कोल्ड होगी, और नीचे वाली लेयर कोल्ड होगी या गर्म होगी। ये चीज चेक करके बताओ। ये एग्जाम्पल भी क्लियर नहीं है तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी ले लो। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो लेयर का होता क्या है, आप बस सीधी सीधी ये चीज याद रखो कि हमारी अगर कोई भी चीज गर्म है, कोई भी चीज गर्म है तो वो हमेशा क्या करेगी, हॉट लेयर, मतलब हॉट फ्लूइड या हॉट लेयर कुछ भी, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई भी चीज कोल्ड लेयर है तो कोल्ड लेयर का मतलब क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी और उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं था आपको। नो सर। डन करतेगा। तो यार याद रखो हॉट एयर क्या हो जाएगी, हॉट एयर लाइट इन वेट हो जाएगी, लाइट इन वेट मतलब हल्की हो जाएगी, लाइटर इन वेट। वेयरएज कोल्ड एयर क्या होगी, भारी बन जाएगी, भारी। जैसे आप मेरे को बताओ, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो जो वाटर वेपर्स हैं वो आपके वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। ऊपर। तो ऊपर क्यों जा रहे हैं वाटर वेपर्स, स्टीम कन्वर्ट होके ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि जब आपने पानी को गर्म किया तो हमारे पानी की लेयर गर्म हो गई। गर्म हो गई मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो वो डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद हमारी वो जो मतलब वेपर्स हैं, जो स्टीम है, वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगी क्योंकि वो लाइट इन वेट है। तो कोई भी चीज लाइट इन वेट होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर। वेरएज जो ठंडा पानी होगा वो हमेशा नीचे की तरफ सेटल कर जाएगा क्योंकि ठंडा पानी या ठंडी हवा वो भारी होगी, तो ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ सेटल कर जाएगी। चेक करो पहले यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। डन। तो यही सेम चीज कंटेनर के अंदर हो रही है। जब हम कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर है उसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, वो मैंने गैस के ऊपर रखी है, स्टोव के ऊपर रखी है, तो ये वाली लेयर गर्म हो जाएगी। ये वाली लेयर गर्म हो गई तो डेंसिटी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये वाली लेयर, लेयर वन, ये लेयर वन कहां जाएगी, ऊपर, क्योंकि ये हल्की हो गई ना तो ये ऊपर जाएगी। वेरस जो ये लेयर टू है, ये लेयर टू अभी ठंडी होगी क्योंकि हीट ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा ये जो लिक्विड वगैरह है ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। सर, गुड कंडक्टर। हमारे यूजली जो लिक्विड्स या गैस होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, मतलब कंडक्टर तो हैं लेकिन इतना ज्यादा एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो हमारा याद रखो वाटर भी एक कंडक्टर है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं है ये चीज याद रखना। तो इसलिए हमारी जो ये कोल्ड लेयर है यहां तक तो हीट पहुंच ही नहीं रही है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये भारी होगा, तो मेरी कोल्ड लेयर कहाँ आ जाएगी, नीचे। कोल्ड लेयर नीचे आ गई, अब उसको हीट मिलेगी, तो अब ये कोल्ड लेयर गर्म होकर फिर ऊपर जाएगी और फिर जो दूसरी कोल्ड लेयर होगी वो नीचे आएगी। तो एक तरीके से हमारी लेयर की लेयर शिफ्ट होती जा रही है। कृतिका अब समझ में आ गया ये, यस सर। पक्का। यस सर। डन। तो ये होता है कन्वेक्शन, इसलिए ये करंट से फ्लो करता है। तो ये थ्योरी थी, मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी, इसमें कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। अब हमारा जो न्यूमेरिकल बनेगा, जैसे मैंने बोला कंडक्शन और रेडिएशन में, बस रेडिएशन और डिस्कस कर लो। मेरे को बताओ रेडिएशन किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए या फ्लूइड्स के लिए या सब चीज के लिए। सर, सबके लिए। वेरी गुड, याद रखना रेडिएशन सबके लिए वैलिड है, ऑल सब्सटेंसेस। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। और रेडिएशन सेम मीडियम के अंदर नहीं होती, रेडिएशन का मतलब है हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट मीडियम, हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट मीडियम। ये अब विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। जैसे समझो कि यार अगर मेरे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है,
तो ये हमेशा हीट एनर्जी को स्प्रेड करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा ये। तो ये रिलीज हमारा इस ऑब्जेक्ट से बाहर कर रहा है, सराउंडिंग को कर रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसलिए ये जो हीट रेडिएट कर रहा है ये इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव्स करेगा, तो इस चीज को हम कहते हैं रेडिएशन, इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव्स करेगा। अब सिमिलरली सराउंडिंग के साथ भी यही होगा कि सपोज ये मेरी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो सराउंडिंग भी क्या करेगी, हर जगह अपनी हीट स्प्रेड करेगी और कुछ हीट इस ऑब्जेक्ट को भी जाएगी। तो भैया ये भी फिर से क्या हो गया, रेडिएशन ही हो गया। तो रेडिएशन के केस में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो उस केस में वो हमेशा हीट रेडिएट करेगा और ये हीट हर जगह स्प्रेड करेगी। इसलिए हम विंटर्स में हाथ कैसे सेकते हैं, भैया ऐसे ही तो करते हैं कि हम फायर के पास खड़े हो जाते हैं, तो फायर का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो वो फायर हीट रेडिएट आउट करेगी और वो हीट हमारी बॉडी पे फॉल डाउन करेगी, तो वो क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। भैया कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के टॉपिक में देखो कुछ भी डाउट हो तो पूछो। भैया डन डना डन? Done, sir. चलो बढ़िया, Done, sir. मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यार अच्छे से रिवाइज